नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों को घर में घुसकर पीटा गया लॉकडाउन के दौरान। बताएंगे कैसे कोरोना पर भी मुसलमानों पर लगाया था आराम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी ने बोला मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी आती है और झूठे वादे कर कर चली जाती है, इनका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं, बस मोदी के चेहरे पर ही चलता है चुनाव। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले दिल्ली एमसीडी में बनेगी हमारी सरकार, प्रचंड बहुमत से 200 पार करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा गोल्डी बार का, जी हां आपको बता दें नार्को टेस्ट करने की बात की है उनके फादर मूसेवाला ने। बताएंगे पकड़ा गया है गोल्डी बार भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी जुल्म करती रही लेकिन कांग्रेस चुपचाप देखती रही। बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ बोला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान को बड़ा झटका, मुस्लिम महिलाओं ने कराई एफआईआर दर्ज बच्चे वाले बयान पर। बताएंगे आखिरकार दोस्तों क्या सच में मुस्लिम महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, और कराई है तो किसके कहने पर। बताएंगे इसका मास्टरमाइंड कौन है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जयराम रमेश का बड़ा बयान। बोले हमारी यात्रा में बॉलीवुड से लेकर तो टीवी स्टार तक जुड़ना है, लेकिन हमारी यात्रा में आरएसएस के लोग भी आए हैं। इसके बारे में बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ रही है मोदी सरकार पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हिमाचल में बन रही कांग्रेस की सरकार, 8 दिसंबर को आने वाला है नतीजा। कांग्रेस को मिलेगी दोस्तों जीत या फिर बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम महिलाओं ने आजम खान के ऊपर दर्ज कराया केस, तो भड़क गया आजम खान। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान को फंसाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर एक और केस दर्ज करा दिया। आपको बता दें आजम खान ने अभी हाल ही में रामपुर में एक बयान दिया था, जिस बयान में आजम खान ने कहा था कि अगर मैं भी इनकी सरकार यानी कि बीजेपी वालों की तरह करता, 4 बार विधायक रहा हूं, तो बच्चा पैदा होने से पहले मेरा नाम पूछकर दुनिया में आता। आपको बता दें आजम खान के इस बयान पर 2 मुस्लिम महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है कि आजम खान हमेशा महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक बयान देते हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है ये हमसे भी सुन लीजिए। आपको तो पता ही है दोस्तों आजम खान के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार पड़ी हुई है, और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है ये भले ही मुस्लिम महिलाएं हों, लेकिन किसके कहने पर केस दर्ज कराया ये आप भी जानते हैं। बीजेपी वाले बहुत ही शातिर हैं, और दोस्तों बीजेपी में भी जाहिर सी बात है मुस्लिम नेता है, किसी के भी परिवार से 2 महिलाओं को खड़ा कर दिया, आजम खान के ऊपर एक और केस दर्ज करा दिया। बीजेपी की असलियत से अब आप और हम वाकिफ हो चुके हैं। पहले ही आजम खान के ऊपर दोस्तों 99 केस चल रहा है, 99 मुकदमे हैं, और अब उनके ऊपर एक और ये वाला मुकदमा ठोक दिया गया। आपको बताते चले दोनों महिलाओं ने कहा कि आजम खान हमेशा महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और वो महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। जबकि दोस्तों आजम खान ने महिलाओं के बारे में तो कुछ शब्द ही नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर मैं ऐसा करता, इस सरकार की तरह करता, तो बच्चा भी मुझसे पूछकर इस दुनिया में आता। अब दोस्तों इसमें महिलाएं कहां से आ गई। एक बच्चे वाला बयान है, महिलाओं को जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के कहने पर इस केस में 2 मुस्लिम महिलाओं को घेरा गया है, और जानबूझकर आजम खान को फंसाने के लिए उनके ऊपर एक मुकदमा एक और दर्ज करा दिया गया। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ऐसी 1000 चीजें कर चुके हैं, उन लोगों से केस दर्ज करा चुके हैं जिन अफसरों से आजम खान के पंगे हुए हैं, और ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर ही उन अफसरों ने मुकदमे दर्ज कराया आजम के ऊपर। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि आज ये सत्ता में है तो कल कोई और भी आएगा, फिर देखेंगे ऊंट किस करमट बैठता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोरोना के टाइम पर मुसलमानों को गुजरात में घरों से निकाल कर मारा गया, महिलाओं के साथ बदतमीजियां की गई, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ हमने उठाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोगों पर जुल्म होता रहा, लेकिन जो है यहाँ पर कोई भी नहीं बोला, कांग्रेस चुपचाप देखती रही, सिर्फ हम ही थे जिसने गुजरात के लिए आवाज उठाई थी। आपको बता दें ओवैसी जो है यहाँ पर
बीजेपी के ऊपर गरजते हुए नजर आए। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए और उनका हक छीनने के लिए बीजेपी इस तरीके की चीजें करती है। वो मुस्लिमों, हिंदू और मुसलमान का गेम खेलती है ताकि उसको वोट में बढ़त मिले। ओवैसी ने कहा कि गुजरात जैसी जगहों को बीजेपी ने गंदा कर रखा है, यहाँ पर कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। यहाँ पर भी आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि गुजरात में अगर एएमआई आती है तो वो आप लोगों की सुरक्षा करेगी, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। आपको बता दें, ओवैसी लगातार पतंग के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि वो कांग्रेस के वोटों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बात अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों इस वक्त देश का जो मुस्लिम है ज्यादातर वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देता है, और यही बात ओवैसी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बीजेपी ने दोस्तों ओवैसी को पीछे लगा रखा है मुस्लिमों के, ताकि कांग्रेस को वोट ना मिले। आप देखिए, हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़वाती है बीजेपी, लेकिन ओवैसी करा देते हैं उनका फायदा। हालांकि ओवैसी यहाँ पर यह बोलना है कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, और जब भी कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है तो वो सबसे पहले बोलते हैं। बात ये नहीं है दोस्तों कि वो सबसे पहले बोलते हैं या बाद में बोलते हैं, बात तो ये है कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी ऐसा करते हैं जैसा वो बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि आज देश की स्थिति क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों पता नहीं है कि गुजरात के चुनाव में किसको वोट काटने के लिए उतारना चाहिए और किसको नहीं? असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी बड़ी ही चालाकी से उतारती है, और भले ही ओवैसी अभी बीजेपी को खरी खोटी सुना रहा हूं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर सिक्के के पीछे जो यहाँ पर एक पहलू छुपा होता है, और ये यहाँ पर भी वही पहलू है। बीजेपी के लिए ओवैसी बड़ी ही आसानी से काम कर देते हैं। भाषण सुनने वाले को लगता है कि नहीं यार, ओवैसी तो देखो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि अगर आप इस भाषण में फंसोगे तो समझ लेना कि आप बीजेपी का फायदा करा रहा हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा में गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी के डिसीजन ने किया देश को गरीबी में झोंक दिया, डिमोनेटाइजेशन जैसे फैसलों ने देश को किया बर्बाद। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पीएम को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मित्रों का फायदा कराते हैं और सिर्फ अपने मित्रों के लिए ही सरकार चलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो जनता वोट देती है बीजेपी उसी को चोट दे देती है। असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन देश की स्थितियां दोस्तों बीजेपी खराब कर रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, क्या बीजेपी को दिखाई नहीं देता कि देश में क्या चल रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों पर जवाब नहीं देते। आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश में महंगाई जैसा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन देश में महंगाई को बढ़ाई जा रही है सरकार। राहुल ने कहा कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर देश में नफरत फैलाई है, भाई को भाई से लड़ाने का बीजेपी काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हिंदू और मुसलमान फैलाया जा रहा है सिर्फ अपने वोटिंग बैंक के लिए, ताकि अपना वोटिंग बैंक तैयार कर सके बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश में भाईचारे की जरूरत है, लेकिन सरकारें दोस्तों जानबूझकर इस तरीके के काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आप भी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है और आज देश की परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इन मुद्दों को दोस्तों छुपाते हैं। इससे पहले भी हमने कहा है दोस्तों, फिर कहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो एक असलियत है वो साफ साफ दिखाई देती है, और वो असलियत क्या है दोस्तों ये आप भी जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की आज जो आलोचना होती है, ये नहीं है कि इसका जिम्मेदार विपक्ष है, प्रधानमंत्री ने खुद अपनी छवि ऐसी बनाई है। आप देश के मुद्दों पर बात नहीं करते, आप महंगाई पर बात नहीं करते, जब गरीब इंसान दोस्तों आप समझिए खा ही नहीं पाएगा तो फिर क्या ही मुद्दा रहेगा। आप ये भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री को इन किन्हीं मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं दोस्तों ईमानदारी से, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त स्थितियां क्या चल रही हैं, परिस्थितियां देश की क्या है, लेकिन इन मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी कभी बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाना बहुत आसान है, लेकिन प्यार बांटना बहुत मुश्किल, और बीजेपी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानती है, प्यार नहीं।
और आप भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी दोस्तों बीजेपी को वोट देते हैं। शर्म आती है दोस्तों मुझे उन लोगों पर जो लोग ऐसा करते हैं। क्यों आती है? क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी ने देश को सिर्फ नफरत सिखाई है, नफरत बांटी है, और अभी आप लोग वही कर रहा हो। ये देश के लिए बहुत मुश्किल का समय है और कहीं ना कहीं आप सबको, हम सबको समझना होगा कि देश में ये जो माहौल बनाया जा रहा है इससे लड़ने के लिए, उभरने के लिए देश की परिस्थितियां बदलनी होंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी लाती है गुंडे मवालियों को और गुंडे मवालियों से कराती है हंगामे। बीजेपी को जिताया तो करेगी दिल्ली में गुंडागर्दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। मैं आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी वाले गुंडे लेकर आते हैं, यानी कि दोस्तों चुनाव में जिनको खड़ा किया जाता है वो भी ज्यादातर उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं और घर में तोड़फोड़ करने के लिए बीजेपी गुंडे लेकर आती है। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले केजरीवाल के घर पर दोस्तों जो सूर्या है उसने जाकर अपने कुछ समर्थकों के साथ तोड़फोड़ की थी, जहां पर अरविंद केजरीवाल के घर का कैमरा और उनका गेट तोड़ दिया गया था, जिसके बाद काफी बवाल भी मचा था। आपको बता दें तेजस्वी सूर्या दोस्तों तेलंगाना का है, तेलंगाना का एमएलए है। ऐसे में तेजस्वी सूर्या कुछ बीजेपी समर्थकों को लेकर गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर और वहां पर इसने गुंडागर्दी दिखाकर तोड़फोड़ मचाई थी, जिसके बाद बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे बीजेपी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने, और यह भी कहा था कि बीजेपी गुंडे मवालियों को जगह देती है। अब ऐसा ही कुछ दोस्तों फिर से एक बार होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेर लिया और कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की प्रचंड जीत होने वाली है। एमसीडी चुनाव में वो 200 को पार करेंगे। आपको बता दें दोस्तों अरविंद केजरीवाल इन दिनों एमसीडी चुनाव को लेकर सीधे सीधे जो यहाँ पर एक्टिव है, उन्हें किसी भी हाल में एमसीडी चुनाव को जीतना है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए नाक की नकेल बन गया, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से एमसीडी को हारना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती दोस्तों? क्योंकि बीजेपी को एक चीज अच्छे से पता है कि फिलहाल एमसीडी चुनाव में अगर नहीं जीते तो बुरी तरीके से हार होगी, और अगर हार हुई दोस्तों तो लोग सवाल उठाएंगे, नाम रखेंगे, और ये बीजेपी को बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं होगा। आई स्वेयर ये बीजेपी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी दोस्तों कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है दोस्तों वो लोगों के सामने बार बार आ जाती है कि आप एमसीडी चुनाव में भी प्रधानमंत्री जाते हैं और कहते हैं हमें वोट दो, एमपी चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं हमें वोट दो, हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी जाकर वोट मांगते हैं। मतलब चुनाव जो है वो टोटल बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है, बाकी कोई हो ना हो बीजेपी मोदी को जरूर खड़ा करती है पीएम मोदी के चेहरे पर। और ये देश के लिए गलत चीज है कि एक इंसानों के हाथों में, दो इंसानों के हाथ में पीएम नरेंद्र मोदी देश की सारी संपत्तियां सौंप रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले करते हैं आजम खान के साथ जुल्म, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, बीजेपी वालों की ही है ये चाल। आपको बताते चले दोस्तों आजम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब कुछ भाजपाइयों का करा किया है, बीजेपी वाले ही इस तरीके की चीजें करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी का चुनाव हम जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से, और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि फिलहाल हम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान के ऊपर पहले भी जितने मुकदमे लगाए गए हैं वो सब के सब झूठे हैं, उन मुकदमों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों आजम खान के ऊपर 99 मुकदमे लगाए गए थे और एक और दर्ज कर दिया गया, 100 के भी पार चले गए। इससे पहले भी यूपी की योगी सरकार के ऊपर सवाल उठे कि वो जानबूझकर आजम खान को परेशान करते हैं, और एक बार फिर से दोस्तों आजम खान के ऊपर 2 महिलाओं ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो अखिलेश भड़क गए। अखिलेश ने कहा कि आजम खान ने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है कि जिसके कारण उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। आपको बता दें आजम खान के सपोर्ट में बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि आजम खान एक मजबूत कैंडिडेट है और इसीलिए बीजेपी डरती है उनसे। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, इस बार मैनपुरी का चुनाव हम ही जीतेंगे। आपको बता दूं दोस्तों मैनपुरी के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा यानी कि समाजवादी पार्टी में है। अब ऐसे में अखिलेश यादव दोस्तों मैनपुरी किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते।
यही कारण है जो उन्होंने शिवपाल से चाचा शिवपाल से बिगड़े रिश्तों को सुधार लिया, क्योंकि सब जानते हैं मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर कोई दोस्तों वहां की नब्ज समझता है मैनपुरी की, तो वो दोस्तों चाचा शिवपाल ही हैं। और अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ पूरे दिल से आए हैं, उनका पूरा साथ देना है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल जब उनकी बहू डिम्पल ने कहा तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो समाजवादी पार्टी से कभी अलग नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी की यात्रा में बॉलीवुड से लेकर तो आरएसएस के कार्यकर्ता तक जुड़ रहा है, ऐसी है राहुल गांधी की पावर। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से कई लोगों को दुख हो रहा है तो कई लोगों को बहुत खुशी हो रही है। दुख जिनको हो रहा है वो बीजेपी वाले हैं, खुशी जिनको हो रही है वो भारत के लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी लंबा समर्थन मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में जयराम रमेश का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। आपको बता दें सौरभ भास्कर कल शामिल हुई थी, जिसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार शामिल हो रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, तो वहीं पर टीवी स्टार भी हिम्मत कर सामने आ रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल भाजपा की जो तानाशाही चल रही है उसको खत्म करेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल जनता ने तय कर लिया इस बार चुनाव में किसको जिताना है। आपको बता दें 2024 के चुनाव को लेकर दोस्तों हुंकार भरनी अभी बाकी है। सभी विपक्ष पार्टियां अपनी अपनी तौर से ये कोशिश कर रही कि वो किसी तरीके से अपनी सरकार बना ले, और यकीन मानिए 2024 दोस्तों एक तरीके का सरकार के खिलाफ एक मुहिम है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी वाले पूरी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि 2024 में इनकी सरकार बन जाए। लेकिन अब की बार कांग्रेस पूरे जोश शोश से उतरने की फिराक में है। भारत जोड़ो यात्रा भी दोस्तों आप समझिए एक तरीके से राहुल गांधी की छवि सुधारने में बहुत काम आई है। राहुल गांधी को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है यहाँ से, और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो ज्यादातर भारत जोड़ो यात्रा को नीचे दिखाने का काम करती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। जहां पर प्यार मोहब्बत खत्म हो रहा था वहां पर इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा गोल्डी पकड़ा गया। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों जिस गोल्डी बराग ने अपने ऊपर ये इल्जाम लिया था कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला को मारा है, उसको दोस्तों आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया गया। भगवत मान ने खुद ये जानकारी दी थी कल। आपको बताते चले मैंने अब जो सिद्धू मूसेवाला का परिवार है वो नार्को टैक्स की बात कर रहा है। उनका कहना है कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। दरअसल आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के परिवार को पहली बार सुकून मिला है। उनका कहना है कि फिलहाल इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, और जो भी ये बोलते हुए नजर आ रहा है उन चीज को कहीं ना कहीं साबित करने के लिए भी बोला। आपको बताते चले दोस्तों नार्को टेस्ट को लेकर काफी बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में अब सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई थी और उसका जो मेन हत्यारा है वो पकड़ा गया है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का परिवार अभी भी दुखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है मूसेवाला को तो खोया ही है, लेकिन वो पंजाब की सरकार से भी नाखुश चल रही है। अब इनका कब तक क्या चलेगा दोस्तों ये तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को कम से कम इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में उड़ा परखच्चे। जी हाँ, आपको बता दें वोटिंग में कम प्रतिशत ने उड़ाई बीजेपी की नींद। दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी के लिए अब की बार गुजरात में वैसे ही काफी टाके की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको पता ही है बीजेपी है, और सॉरी जो है ऐसा आप है। ऐसे में दोस्तों अब काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल दोनों तरफ से बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है, और अब बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त एक अलग तरीके की लहर चल रही है देश में, खास करके गुजरात में। बीजेपी के लिए गुजरात में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कांग्रेस ने। एक तरफ आप है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और तीसरी तरफ बीजेपी है। यानी कि अब की बार कई ऐसे निर्दलीय भी हैं दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों। और आप